नमस्कार भाइयों, जय गौ माता, जय गोपाल। आज हमारे साथ में इंडो जापान प्रोजेक्ट पे काजरी से रिटायर्ड प्रधान वैज्ञानिक डी कुमार साहब पधारे हैं। डी कुमार साहब से इस इंडो जापान प्रोजेक्ट में फोडर के लिए पूरी जानकारी आज ली गई और उनके ही कंसल्टेंसी के अंदर यहाँ पे चारा उत्पादन का कार्य होगा। तो वही जानकारी आप सभी तक पहुँच सके, इसलिए हम डी कुमार साहब के साथ बैठे हैं। तो चारे में और प्लांटेशन में कम पानी में और ज़्यादा पानी में हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम अब डी कुमार साहब से जानेंगे। प्यारे किसान भाइयों और मेरे सभी दोस्तों, आप सबको मेरा नम्र निवेदन, नमस्ते। आपका आधार, आपका सत्कार इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। जैसा कि मेरे साथी ने आपको बताया अभी, भरत जी ने, जो कि बहुत ही अच्छे गूढ़ व्यक्ति हैं, इनको बहुत ज्ञान है, काफ़ी घूमे फिरे हैं। तो मैं आपको चारे के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। तो प्यारे भाइयों, हमारे हिंदुस्तान में कुल मिलाकर लगभग 20 करोड़ गाय हैं और लगभग 8 करोड़ भैंस हैं और लगभग 50 करोड़ कुक्कुट हैं। तो इन सब के लिए चारा पैदा करना एक बहुत भारी समस्या है। और इनमें ये जो गाय है और जो आपकी भैंस है, लगभग यदि औसत निकालते हैं पूरे राष्ट्र का, तो गाय लगभग 4 लीटर दूध प्रतिदिन देती है और भैंस लगभग 5 से 6 लीटर दूध प्रतिदिन देती है। तो किसी भी गौशाला में यदि आपको बनाना है तो 60 से 70% खर्चा तो चारे पर ही हो जाता है। चारा बहुत महत्वपूर्ण है, यदि चारा नहीं है तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो चारा उत्पादन करने के लिए, चूँकि हम यहाँ बैठे हैं, पाली का क्षेत्र है और ये एक तरह के मरु प्रदेश में आता है, जहाँ पर कि बारिश कम होती है, बारिश अनियंत्रित है। बारिश कभी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ही कम हो गई, लंबे अवतार नहीं आई और तापक्रम बहुत बढ़ जाता है। यहाँ की भूमि भी ऊंची नीची है, भूमि में जीवांश बहुत कम है और इस तरह से जो परिस्थितियाँ बहुत ही विषम है, विकट हैं। यहाँ पर खेती करना, एक मैं बताऊँ, एक जुआई है। और यहाँ के किसान भाइयों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआ है कि वो इतनी मेहनत में भी, इतनी गर्मी में भी यहाँ पर खेती करते हैं और वो उनको बहुत ज्ञान है। तो उनके ज्ञान को ही लेते हुए और बाकी तकनीकी ज्ञान को समेटते हुए हम दोनों को मिलाकर हम ये बताएंगे आपको कि चारा उत्पादन कैसे किया जाए। तो प्यारे किसान भाइयों, चारा उत्पादन करने के लिए 2-3 तरह की विधि होती है। पहली विधि है वर्षा पर आधारित, यानी जो वर्षा होगी उस पर ही चारा करना। दूसरा है सिंचित अवस्था में चारा करना। जिन किसान भाइयों के पास में सिंचाई की सुविधा है, यहाँ नहर तो नहीं है लेकिन नलकूप जरूर है, लेकिन उसमें खारा पानी भी हो सकता है, उस स्थिति में चारा पैदा कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले ये ज़रूरी है, मैं बताऊँ आपको, चारा असल में 4 तरह का होता है। पहला चारा होता है सूखा चारा। सूखा चारे में जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि आपका जैसे बाजरा है, ज्वार है, मक्का है। और हरा चारा जिसमें कि बरसी मोती है, रिच का होता है, ये होता है। और तीसरा चारा होता है प्रोटीन के लिए, जो प्रोटीन मिल सके। और चौथा चारा होता है ऊर्जा के लिए। सबसे अच्छा चारा मक्का का चारा माना जाता है, लेकिन मक्का चूँकि यहाँ होती नहीं है, मक्का को अधिक पानी चाहिए, मक्का का क्षेत्र है ही नहीं है, ये क्षेत्र असल में बाजरा का है। तो बाजरा पर अधिक जोर दिया जाएगा। जैसे जैसे सिंचाई बढ़ती जाती है और आपको बारिश बढ़ती जाती है, तो मक्का का क्षेत्र बढ़ता जाता है और ज्वार का क्षेत्र बढ़ता जाता है। तो अब मैं बताऊं किसान भाइयों, ये जो गौशाला के संदर्भ में यदि हमको चारा उत्पादन करना है तो सबसे पहले हमको वर्षा पर आधारित खेती करनी होगी। वर्षा पर आधारित चारे की खेती ही करनी पड़ेगी। तो उसके लिए चूँकि अभी जून का अंत है और बारिश आने वाली है, कुछ बारिश हो भी गई तो हमको तुरंत ही, आप जानते हैं, किसान भाई जानते हैं कि यदि बारिश जल्दी होती है, मेरे साथी बताएंगे, तो लोग बाजरा ही बोते हैं। यदि जून के अंत में और जुलाई 10-15 तक होती है तो सब बाजरा बोते हैं। यदि बारिश लेट हो जाती है, 15 जुलाई के बाद होती है, तो सब किसान भाई, इतने अच्छे इंजीनियर हैं, इतने अच्छे वैज्ञानिक हैं, सब लोग दलहनी बोते हैं, यानी मोट बोएंगे, ग्वार बोएंगे, चवला बोएंगे और मूंग बोएंगे। तो अब सीज़न चूँकि बारिश होने वाली है, कुछ बारिश हो गई है, तो किसान भाई बाजरा बोएंगे। तो बाजरा बोने के लिए ये है कि आपकी ज़मीन जो है वो समतल होनी चाहिए और समतल होने के बाद में उसमें के 2-2.5 किलोग्राम आपको
प्रति एकड़ उसको बीज डालना पड़ेगा। और बीज डालने से पहले आपकी ज़मीन है, ज़मीन ही बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी हरित क्रांति हो गई उसमें तो केवल गेहूं और धान का ही उत्पादन बढ़ा, लेकिन अब जो हमारी क्रांति होगी वो श्वेत, हरित और मृदा क्रांति होगी। यानी मृदा पर आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मृदा ही सब कुछ है। समझ लीजिए मृदा एक खेती की माँ है। तो इसके लिए ये जो आपकी भूमि है इसको समतल करना पड़ेगा। समतल करके इसमें जीवांश की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। जीवांश का मतलब है ऑर्गेनिक मैटर, जो कि जिससे ज़मीन काली हो जाती है, जिसमें कि जीवाणु या आपके बैक्टीरिया बहुत अधिकतर मात्रा में रहते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम कंपोस्ट खाद डालें करीब 10 टन प्रति हेक्टेयर, या फिर आप समझ लीजिए 4 टन प्रति एकड़ आपको कंपोस्ट डाल देना चाहिए। ये पहला ही काम है। और इससे पहले काम था, यदि हम नहीं कर सके, हम इसमें समर प्लाविंग कर देते, गर्मी के मौसम में गहरी जुताई कर देते, ताकि ज़मीन पलट जाती, नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती और ऊपर की मिट्टी नीचे आ जाती। उससे क्या होता है कि नीचे के जितने भी जीवाणु हैं, जो कि आपके बहुत सारे दीमक है या बहुत सारे खरपतवार हैं, उनके सब के बीज ऊपर आकर के वो गर्मी से मर जाते, क्योंकि तापक्रम बहुत ज़्यादा था। तापक्रम था करीब 50, 55, 60 डिग्री सेंटीग्रेड था मृदा का, वो सब हो जाता। और ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, कुछ किसान करते भी हैं। अब चूँकि समय बीत गया, नहीं हुआ, तो समतल करके इसको मिला के हम लोग बाजरा की खेती कर सकते हैं। तो बाजरा जो है इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरी समझ लीजिए राजस्थान में करीब 44 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा होता है। और बाजरा का बिस्कुट भी बनता है। बाजरा का चारा गेहूं और धान के पुआल से अच्छा माना जाता है। बाजरा ही गांव का चारा है। ये पशुओं का चारा भी है और हम लोगों का चारा भी है। और इसमें करीब 11 से 12% इसमें प्रोटीन होती है और अच्छा इसमें कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो बहुत हृष्ट-पुष्ट होता है। अब देखिए यहाँ के जितने भी लोग बाग हैं, जितने हमारे किसान भाई हैं, हालांकि भारत लोग कहते होंगे ये तो गरीब है हम राजस्थान वाले, लेकिन हाइट बहुत अच्छी होती है, कितनी लंबाई होती है, कितने हृष्ट-पुष्ट होते हैं जो बाजरा खाते हैं। बाजरा में बहुत जान होती है और बीमार कम पड़ते हैं। तो इस लिहाज से बाजरा का बहुत महत्व है और बाजरा खाएंगे ही। इसके अलावा दूसरे चारे जो होते हैं, जैसे मूंग है, मोठ है, ग्वार है, चवला है, इसका भी बहुत ज़रूरी है। ये इनको बोलते हैं दलहन फसलें, और इनमें प्रोटीन बहुत होती है, क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। और प्रोटीन इनमें कम से 20 से लेकर 30% तक होती है। इनके चारे को यदि आप खिलाओगे तो जानवरों में प्रोटीन की बहुत मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसको भी हमें बोना पड़ेगा। और ये सब इसकी एक तरह के हमें एक वो पूरा डिज़ाइन बनाना पड़ेगा, कहाँ पर कितना बोएं आपके खेत में। और इसके अलावा फिर आपको चरागृह भी बनाना पड़ेगा, यानी 1 हेक्टेयर में या 2 हेक्टेयर में ऐसा चारागृह बना लें, जिसमें कि ऐसे पेड़ होने चाहिए जो कि दलहन के पेड़ हों, जैसे कि कुमट है या खेजड़ी है। तो उनसे आपकी ज़मीन भी ठीक होगी, उनसे आपको गोंद मिलेगा, उनसे आपको सांगरी मिलेगी, सब्जी मिलेगी, और वो आपसे उनको चारा भी मिलेगा। तो आप समझ लीजिए यदि कुमट या ये अनुसंधान कहता है, यदि आपने हेक्टेयर में कुमट लगा लिया और खेड़ी लगा लिया तो आपको 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष मिल सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो खरीफ की बात होगी। इसके अलावा एक नई घास है जिसको बोलते हैं नेपियर घास। नई नहीं है, लेकिन हमारे लिए नई है। नेपियर घास का ये फ़ायदा है किसान भाइयों कि यदि आपने लगा दिया तो 7, 8 या 9 साल की छुट्टी हो जाएगी। और इसको लगाने के लिए एक कटिंग आते हैं, जैसे आपने सुना होगा गन्ना होता है, कटिंग लगा लिया, और जिसमें कि कटिंग 1 फुट लंबी होती है, उसमें 2 कली होती हैं, उसको गाड़ा जाता है। एक कली नीचे हो जाएगी, उससे जड़ आएंगी और दूसरी कली से उसका तना आएगा। इसको बोने का तरीका ये है कि 1-1 मीटर की दूरी पर, 1-1 मीटर की दूरी पर, और 50 सेंटीमीटर, फिर 100 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर के हिसाब से आपको बोना पड़ेगा। और इसमें करीब 1 वर्ष में आपको 8-10 बार पानी देने पड़ते हैं। और इससे आपको 2000 टन प्रति वर्ष प्रति हेक्टेयर आपको चारा मिल जाएगा। आपकी छुट्टी होगी, आप ज़मीन घिर जाएगी, इसकी सेवा करते रहिए और ये आपको चारा देती रहेगी। और इसके करने के लिए, लेकिन इसका बीज थोड़ा ये जो आपको मिलेगा, ये संस्थान है काजरी, वहाँ से मिल जाएगा। और 1 रुपये का एक कटिंग आती है, और 1 एकड़ में आपको 8-10 हज़ार कटिंग आपकी लग जाएंगी। तो अगर जिसका चारा यदि जब मिलता है तो इसके चारे को यदि बेचते हैं
तो आंकड़े कहते हैं कि 3 लाख रुपए प्रति एकड़ की फ़ायदा हो जाता है प्रति वर्ष। इसके बाद में फिर अब चीज़ आती है, ये आपका चुकंदर होता है। जिन किसान भाइयों के पास में पानी तो है लेकिन पानी सर खारा है, तो खारे पानी में चुकंदर हो जाता है, जिसको बीज चुकंदर बोलते हैं। और इसका थोड़ा कड़वापन मीठापन सा होता है, और इसका बीज थोड़ा महंगा आता है। इसका बीज प्रति एकड़ करीब 8,000 रुपये का पड़ जाता है। इससे भी 3 लाख रुपये का प्रति एकड़ का आपको फ़ायदा हो सकता है। इसको अक्टूबर नवंबर में लगाते हैं और फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जबकि कुछ चारा मिलता नहीं है, ये आपको चारा देता रहता है। एक बीज से आपको 5 किलो मिल जाता है, 5-5 किलो। वैसे तो आप जानते हैं कि पशु को आपको करीब कुल मिला के एक दिन में 15 किलो देना पड़ता है। 10 किलो हरा चारा देना पड़ता है और 5 किलो उसमें दाना होगा या फिर उसमें खली वगैरह होगी, तो 15 किलो चाहिए। तो इसमें एक पौधे से ही 10-12 किलो मिल जाता है, ये करेंगे। इसके बाद में ये बीत गया, फिर फरवरी में अब एक आता होता है आपकी रिजका बाजरी होती है। रिजका बाजरी को बो सकते हैं फरवरी में। रिजका बाजरी का क्या फ़ायदा होता है कि ये इसकी बढ़वार बहुत जल्दी होती है, अच्छी लंबाई हो जाती है, बहुत सारे कल्ले फूटते हैं। इसको 3-4 बार इसकी कटाई कर सकते हैं। पत्तियाँ बिल्कुल मुलायम होती हैं, चौड़ी होती हैं, और ये खारे पानी मीठे पानी में दोनों में हो जाता है। उसको यदि बोएंगे फरवरी में, ये भी आपको अप्रैल मई जून में आपको चारा देता रहता है। तो इस तरह से किसान भाइयों आप ऐसे बनाएं चक्र कि जुलाई में बो दिया तो आपको अक्टूबर नवंबर तक चारा मिलता रहा, और इन फसलों को काटने के बाद में फिर आपने चुकंदर लगा दिया, फिर जो ज़मीन बची उसमें आपने रिजका बाजरी लगा दी। इसे चक्र बनाइए खेत का कि कहाँ पर क्या बोना है, इसको डिज़ाइन बनाइए। बिना डिज़ाइन की खेती नहीं होगी। ये तो मैंने आपको मोटा मोटा बताया, और जब हम फिर आगे बात करेंगे तो एक एक को अलग से बताएंगे। बाजरा खेती कैसे करेंगे, चुकंदर की खेती कैसे करेंगे, रिजका बाजरे को उसमें पूरा बोने का तरीका, बीज का क्या मात्रा होगी, कौन कौन सी वैरायटी होगी, सब आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो इस तरह से वो समय समय पे आपको हम बताते रहेंगे। सभी का एक अलग अलग एपिसोड बनाएंगे। जी। तो आज जो ये बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भी अभी जिनके पास ज़मीन है और जो चारा उत्पादन करना चाहते हैं, तो वो लोग क्या कर सकते हैं। जैसे अभी पहली बारिश हो गई है, तो सर ने जैसे बताया कि पहले तो अभी बाजरी आप कर सकते हैं, थोड़े समय बाद नेपियर कर सकते हैं। उसके अलावा जो अगली फसल जो अक्टूबर नवंबर वाली, वो भी सर ने बता दी। उसके अलावा भी आप ज्वार कर सकते हैं। बाकी सर जो दलहन की फसलें हैं उनमें भी आप चारा उत्पादन कर सकते हैं। तो मेरा जो मुख्य उद्देश्य चारे के लिए इसलिए कि वो प्रधान वैज्ञानिक साहब है, 70 साल की उम्र है, एक युवा की तरह इनके अंदर जोश है, तो इनको आज साथ लाने का सबसे मुख्य उद्देश्य ये था कि भी आप सभी भी चारे को समझ पाए और हम भी इनके मार्गदर्शन में कार्य करें। तो मैं हमेशा जो आप सभी को कहता हूँ कि दूसरों से सीखो, उसे अपनाओ। क्योंकि देखिए, अगर आप जोश में आके भी कोई काम करेंगे तो वो आपको नुकसान देगा। गाय को लाने से पहले आपकी चारे की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। उसी चीज़ को हमने 6 महीने से लगभग 40 बीघे में चारा उत्पादन कर रखा है। फिर भी उसके बावजूद भी अभी भी जो ज़मीन हमारे पास एक्स्ट्रा और पड़ी है, उस पर भी चारा भी लगवा रहे हैं, जबकि गोमाताएं आने में अभी भी 10-15 दिन बाकी है। तो हम चाहते हैं कि चारे की वैल्यू आप समझें। देखो, लागत कम होगी, चारा 70% 80% तक का खर्चा है आपका। अगर चारे का खर्चा कम होगा तो आप वाइबल कर सकते हो। अदरवाइज आप इस प्रोजेक्ट को या देसी गोमाता के प्रोजेक्ट को वाइबल नहीं कर सकते। हर कोई आपको 2,000-3,000 रुपये घी के पैसे नहीं देगा। वाजिब रुपए में अगर आप सेल करेंगे तो लेने वाले व्यक्ति को भी सही कीमत में मिल पाएगा और आज की स्थिति में शुद्ध चीज़ें मिल पाएगी। तो चारे के बारे में सर ने हमें जानकारी दी है। इसके बारे में हर एक फसल के बारे में डिफरेंट टाइम पे मैं आपको बताता रहूँगा सर की सहायता से। और सर के मार्गदर्शन पे ही हम सारा कार्य कर रहे हैं। अब एक चारे का तो मेन हो गया। दूसरा, जो अभी भी आपके पास लैंड है उसके अंदर कुछ पौधे, एक तो बाड़ेबंदी के लिए सर अभी बताएंगे, मैं निवेदन करूंगा। एक तो बाड़ेबंदी के लिए, मतलब आपके जो बाउंड्री वॉल है उस पर ऐसे कौन से पौधे, जैसे राजस्थान वाले भाई या बाहर वाले भाई भी लगा सकते हैं। एक तो मेन तो ये हो गया बाड़े वाले, तो दूसरे ऐसे पौधे भी आप बीच में लगाए जो आपको फसल भी दे, चारा भी दे और फ्रूट्स भी दे और सुंदरता भी। इन तीनों चीज़ों को सर से मैं निवेदन करूंगा कि साथ के साथ, क्योंकि आप प्लांटेशन, अभी बरसात आ रही है, आप प्लांटेशन अपनी जगह पे कर सकते हैं। तो ये सर से निवेदन करूंगा कि आप प्लांटेशन के बारे में बताएं कि क्या क्या प्लांटेशन होने चाहिए। प्रिय भरत सिंह जी, आपने सब मेरी बात को अर्थाया, बहुत अच्छा किया। किसान को बहुत फ़ायदा होगा। आपको अच्छा ज्ञान है, आपने सवाल पूछा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिय किसान भाइयों, जब खेती करते हैं तो ध्यान रखिए, आपके 2 शत्रु होते हैं। एक शत्रु है प्रकृति और दूसरा शत्रु आपके जानवर, जंगली जानवर। प्रकृति मतलब है आपके हाथ में नहीं है बारिश कब होगी, कितनी होगी, क्या होगा, कब ओला बारिश क्या होगा, कुछ पता नहीं है। तो खेती एक तरह से प्रकृति के हाथ में है, लेकिन उसको आप कर सकते हैं। दूसरी है पशु बहुत आते हैं, चूँकि इतना हमारे नील गाय है, बहुत तरह के पशु हैं और ये तो पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। अगर आपने चारे को
यदि आपने चारा अच्छा उगा लिया और हरा चारा, तो सारे पशु वहाँ पर आएंगे जंगली, वो सारा खा जाएंगे। इसलिए बहुत ही ज़रूरी है, या तो आप तारबंदी करिए, जो कि बहुत महंगा होता है, वो हर किसान की बस की नहीं है, या फिर ये है एक तरह की आप जैविक तारबंदी करिए। जैविक तारबंदी मतलब है इस तरह के पौधे लगाएं जो कि पशुओं को रोक सकेंगे। तो उसको रोकने के लिए ये ज़रूरी है कि आपके चारों तरफ कांटे जिसमें आते हैं वो पौधे, या जिनमें चारा होता है, या जिनसे कुछ आमदनी मिलती है, वो लगाएं। तो मेरा सुझाव ये है कि चारों तरफ आप पहले तो लगा दें एक तरह का आप ये कुमट बहुत ज़रूरी है। कुमट में जो कि लंबे लंबे कांटे होते हैं, ऊंचा पेड़ बढ़ जाता है, और इसमें हर वर्ष लगभग आधा किलो, आपको आधा से पौन किलो इसमें गोंद मिलता है खाने का, और गोंद का भाव कभी डाउन नहीं होता है, तो ये बाज़ार का भी सामना करेगा, और 1500 से 2000 रुपये का इसका प्रति किलो का भाव रहता है। तो 2.5 मीटर के फासले पर आप ये लगा दीजिए, और इसके पास में फिर 2.5 मीटर के फासले पर लगाइए आप करौंदा। एक होता है करौंदा जिसमें भी कांटे हुआ करते हैं, और करौंदे का भी अचार पड़ता है, वो भी झाड़ी नुमा है, और वो उसके एक तरह से उसको ढक लेगा। इधर से यदि 2.5 मीटर पर आपने लगा दिया कुमट, फिर आपने करौंदा लगा दिया, तो दोनों एक तरह से ढक लेंगे, बाहर से जानवर को आने नहीं देंगे। इसके बाद में आप हो सके तो फिर आप एक जल्दी बढ़ने वाली खिचड़ी आती है, और वो बीकानेर से मिलती है। बीकानेर में एक अनुसंधान संस्थान है जो कि मरु फलों का है, जिसको बोलते हैं CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्री हॉर्टिकल्चर। वहाँ की खिचड़ी 3 साल में वो फली दे देती है, सांगरी दे देती है, उसको लगाइए। तो ये तीनों पेड़ों की यदि बाड़ लगा देंगे, काफ़ी ऐसी बाड़ लगा देंगे ताकि वो बिल्कुल ढक लेगी, बाहर से कोई एनिमल नहीं आ सके। और इसके अंदर फिर आप कैर लगाइए। कैर का पौधा जो होता है वो भी अच्छा होता है। इसके अलावा एक होता है थोर, आपने सुना होगा, थोर होता है, बाउंड्री पे लगाते हैं, वो भी बढ़ जाता है। तो चारों के कॉम्बिनेशन को ऐसे लगाइए, कैर, थोर, कुमट, सांगरी, ये आपका खिचड़ी, और ये आपका करौंदा, इनको लगाइए बाउंड्री पर। इनको लगाने से आपकी बाउंड्री सुरक्षित हो जाएगी, बाहर से नहीं आएंगे, क्योंकि कांटे बन जाएंगे। इसमें 2 फसल तो कांटे की हैं, बड़े कांटेदार हैं। जैसे जानवर घुसने की कोशिश करेगा, तीखे कांटा चुभ जाएगा, चला जाएगा। या फिर कुछ किसान लोग ऐसा भी करते हैं, बाहर से बिजली का करंट छोड़ देते हैं। मैंने कई जगह देखा है, एक बिजली का तार डाल देते हैं, और वो उसमें बहुत कम होती है पावर, और उससे जैसे ही टकराएगा जानवर वापस चला जाता है। और ये मैंने सुना है, मैं गुजरात गया था, एक बहुत अच्छे किसान हैं, वो उनको पद्मश्री मिली हुई है ये आपका अनार पैदा करने पर डीसा में। तो वो कहते हैं कि जो सूअर आते हैं, जिधर से आते हैं, उन्होंने बताया कि जिधर सूअर आते हैं वहाँ बीच में थोड़ी सी कॉटन डाल दीजिए और थोड़ी लाल मिर्च डाल दीजिए। जैसे वो सूंघेंगे तो वो मिर्च यहाँ उनकी नाक में चली जाएगी, फिर वो उसको वापस नहीं आते हैं, एकदम वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न तरीके किसान लोगों ने बनाए हुए हैं। तो ये आप करिएगा, चारों पेड़ लगा दीजिएगा। करने के बाद में फिर आप अंदर करना है, फिर आपको अंदर ये पेड़ भी लगाने पड़ेंगे, अंदर पेड़ लगाने पड़ेंगे आपको छाया के। बाहर तो रक्षा के लिए हो गए, और अंदर लगाइए, जैसे नीम का पेड़ है, शीशम का पेड़ है, करंज है, या फिर गुलमोहर है, या वो एक पेड़ और है अड़ूसा भी चारे का होता है, बहुत लंबा बढ़ता है, जैसे यूकेलिप्टस होता है वैसे ही बढ़ता है, ऊंचा लंबा। इसके बड़े चौड़े पत्ते होते हैं, और ये चारे के काम आता है। ये तो सर आपने प्लांटेशन के बारे में हमें जानकारी दे दी। आज हमारे प्रसिद्ध किसान यहाँ के मंगल सिंह जी भी साथ में हैं, और हमारे डायरेक्टर साहब हेमंत जी भी है। सर इसके अलावा लास्ट में निवेदन करूँगा, बाकी तो बहुत अच्छी आपने सभी को जानकारी दी है, और आशा करता हूँ आप सभी के काम आई होगी। जो जमीन का पानी है वो खेत में रखने के लिए, उसके लिए आपको सुझाव देना चाहेंगे किसानों को? देखिए, जो पानी है, ये पानी नहीं, एक सोना है, इसको बोलते हैं गोल्ड वाटर। यहाँ पर सब कुछ यदि है तो पानी है। जिसके पास में पानी है वो बहुत अच्छा किसान है। क्योंकि आपने सुना होगा, राष्ट्रपति भवन में भी ये है कि छत का पानी इकट्ठा किया जाता है। अब बड़े बड़े शहरों में बिल्डिंग बनाने की आज्ञा तब मिलती है जबकि छत का पानी भी इकट्ठा करते हैं। तो छत का पानी इकट्ठा करना चाहिए, या जो बहता हुआ पानी है उसको इकट्ठा करना चाहिए। उसके लिए ये है कि आपको देखना है कि आपका किधर से पानी आ रहा है।
इसके बोलते हैं कैचमेंट, जिसे खटिन होता है। जिधर से पानी आ रहा है उस पानी को आने दीजिए और कहीं नीची जगह पर या तो लंबी आप चैनल बना लीजिए या लंबा वो बना लीजिए, वो तालाब सा बना लीजिए, कुंड बना लीजिए। उस पानी को या तो कुंड को पक्का कर लीजिए या उसमें प्लास्टिक लगा दीजिए चारों तरफ और नीचे, ताकि पानी नीचे ना जाए और उस पानी को आप इकट्ठा कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि आपको ज्ञान होना चाहिए आपका खेत का स्लोप किधर से है, बहाव किधर से आ रहा पानी का। क्योंकि पानी यदि बहकर चला गया तो वो बेकार चला गया। ये पानी नहीं है, ये आपकी संपत्ति है। इस संपत्ति को आपको संवारना होगा। तो खेत के टुकड़े टुकड़े काट करके और उसके बीच में यदि बहुत ज़्यादा समतल है खेत, इस तरह से है, यूँ 40-45 डिग्री पर यदि है तो करीब 10-10 मीटर के फैसले पर एक लंबी चैनल बना दीजिए। उस चैनल में पानी इकट्ठा कर लीजिए। फिर 10 मीटर के फासले पर फिर चैनल बना दीजिए, उससे पानी इकट्ठा कर लीजिए और अंत में उस चैनल को जोड़ दीजिए किसी कुंड से। ताल तलैया एक योजना है राजस्थान सरकार की, जो कि 70% इसमें वो देती है सब्सिडी। उनसे सब्सिडी ले लीजिए तो उसमें वो तालाब खोदने के लिए और तालाब में प्लास्टिक लगाने के लिए, उसमें पंप, हाँ उसके लिए, और पंपिंग सेट लगाने के लिए गवर्नमेंट सहायता देती है। गवर्नमेंट इसलिए करती है क्योंकि हमारा बारिश का पानी बेकार नहीं जाना चाहिए। तो जब जिसमें फसल आपको मरने की होगी, पानी नहीं है, बारिश नहीं है, तो पानी को उठा के पंप से उसको दे दीजिए, आपकी फसल बची रहेगी। पानी की उपयोगिता को समझे आप सभी। पानी को राजस्थान में घी से भी महंगा मानते हैं। जी। अभी आपसे बात करते हुए टिड्डी का हमला भी हो चुका है। ये टिड्डी ही थी, टिड्डी आ गई है लगभग। तो अब टिड्डी के बारे में बता दूं मैं, टिड्डी के बारे में बता दूं। सामने करते सर, बताइए। बिल्कुल, टिड्डी आजकल जो है ना, जब नमी होती है तो टिड्डी अंडे बहुत दे रही है। ये चिंता की बात है। अब टिड्डी अंडे देगी। अब जो पीले पीले टिड्डी दिखाई देंगे वो नए अंडे दिए हुए हैं। तो हाँ, पीले हैं तो ये सारे अंडे दिए हुए हैं। हम लोग चूक गई, इसको अंडे देने का मौका नहीं देना चाहिए। तो इसके लिए ये है कि आप ड्रम बजाएंगे, वो करेंगे, मिथाइल का आपका पेंडिमिथाइन, कई दवाइयों का स्प्रे करेंगे, वो तो है ये। इसको धीरे धीरे भगाते रहिए आप, भगाते भगाते आगे खाई में दब जाएगी, इसको मिट्टी डाल दी दब जाएगी, ये दबाना चाहिए। इसका तो इलाज जो है ना मैकेनिकल है, इसका दवाई से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मरती नहीं है। आपने कितना इंसेक्टिसाइड, कितना सारा, कितना आपने, हाँ पेस्टिसाइड, कितना खर्च हो गया है, बहुत ज़्यादा खर्च हो गया है, और वो आपके वातावरण को खर्च खराब करेगा, हमको खराब करेगा। सारे नए अंडे दे दिए, नई आ गई है, ये सब नई आ गई है, और ये बहुत बड़ा खतरा है। तो यही तो मैंने कहा था, प्रकृति हमारा दुश्मन है। प्रकृति हमें धोखा देना चाहती है। जितना हम प्रकृति को धोखा दे देंगे, जितना प्रकृति से बुराई से हम हट सकेंगे, उतना हो जाएगा। पर मतलब जो हर्डल्स आती है उनका हम बहुत मुकाबला हमें करना ही चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। लंबा समय नहीं लूंगा कि आप इतना लंबा आप काफी भाई देख नहीं पाते, समय की कमी होती है। डी कुमार साहब ने बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने। सर आज पधारे हमारे यहाँ और हमारे कंसल्टेंसी, इनकी कंसल्टेंसी में हम कार्य करेंगे और जल्द ही आप तक मैं अलग अलग चीज़ों की जानकारी इनके द्वारा पहुंचाता रहूँगा, जब भी हमें मौका मिलेगा वीडियो के माध्यम से, ताकि चारे के बारे में भी आप समझ सके। और चारे की वैल्यू मित्रों, भाइयों, आप समझिए, लागत कम है तो फायदा है, अगर लागत बढ़ गई तो सारा नुकसान है। तो नम्र निवेदन है, इस चारे की जानकारी को ज़्यादा शेयर करें और आशा करता हूँ आपकी ये जानकारी काम आई होगी। जय गौ माता, जय गौ माता। जय गौ माता सर, धन्यवाद सर।